हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और मैं बात करने वाला हूं जो हम यूजीसी नेट और डीएसएसबी केबीएस एनबीएस और जो स्टेट लाइब्रेरी एग्ज़ाम्स या लाइब्रेरी एग्ज़ाम्स कहीं भी आपको लाइब्रेरी से रिलेटेड हो तो ये सब आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है जाननी। और तो इसके पहले हमने एक और जैसा लेक्चर इसके पहले रखा था वो भी आप देख लेना। जैसे मैं ये दिखा सकता हूँ, ये सब मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, जो है रिसर्च मेट्रोलॉजी के बारे में, जी इंडेक्स, I10 इंडेक्स के बारे में। फिर ये सब जितने भी जो है पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में आपके, जैसे फुल फॉर्म्स या फिर जो मैच द फॉलोइंग में ये सब यूज होते हैं, जितने भी शॉर्ट में है उस सब का मैंने एक्सपेंड करके तो मैंने पढ़ाया था पिछले लेक्चर में। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, पिछला लेक्चर भी देखना। और अगर आप किसी भी तरह से लाइब्रेरी साइंस से जुड़े हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं एक कम्युनिटी क्रिएट करना चाहता हूँ लाइब्रेरीज प्रोफेशनल्स का, जो कि अभी इंडिया में देखो तो मिसिंग है मोस्टली। तो आगे शुरू करते हैं। ये है हमारा लेक्चर 2 और लेक्चर 1 इससे पहले ला चुके हैं। तो और हाँ, मैं जो है ये सारे लेक्चर्स का जो है ये जो मेरे नोट्स हैं कम से कम 75 पेजेज का, जो हर एक कंपटीशन में आप यूज कर सकते हो। मैं इसे जो है ऑब्वियसली मैंने बहुत सारे बुक्स और ढूंढ के इधर से उधर पढ़ के बहुत जैसे कंपाइल किया। मैं नहीं चाहता कि ऐसे जैसे 10,000 5,000 में बेचूँ। मैं इसे सबके हेल्प के लिए जो है 101 रुपये में आपको दे सकता हूँ। तो जिन्हें चाहिए वो कमेंट सेक्शन में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको मेथड दे दूँगा। और जो है मैं जो है लाइब्रेरी साइंस में आपका पूरा जो यूजीसी नेट जो है ना उसका सिलेबस का मेरे पास स्लाइड्स है। मैं आप आगे वीडियोज़ भी लाऊंगा। तो वो 10 स्लाइड्स है लगभग, अप्रॉक्सीमेटली 300 पेजेज और 300 स्लाइड्स सब में है। और वो एकदम शॉर्ट करके लिखा हुआ है, समझ रहे हो ना आप, जो केवल एग्ज़ाम से पहले जब पढ़ के जाया जा सके कि कम से कम आपको आता रहे। कुछ भी ऐसा नहीं है कि एक जाए और पता चले कुछ भी नहीं, ब्लैंक है। और जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रही है उस समय से हमारे पास एक ऐसा नोट्स होना भी चाहिए जिससे हम यूज कर सकें। तो वही है, तो आप जस्ट बाई कर सकते हैं अगर तुरंत रिवीजन नोट्स इस टाइप का चाहिए हो तो। जो है आपको थ्योरी पूरा अच्छे से जो है आपको पता चले, BLIS MLIS जो दोनों हैं, बैचलर्स मास्टर सबका, इस टाइप से। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं। तो चलिए ये लेक्चर 2 शुरू करते हैं। Who said a number of basic human needs can be identified from the social and psychological function of mass media? समझ गए, मास मीडिया सबको पता होगा। मास मीडिया कहते हैं जो भी जो है एक जगह से ब्रॉडकास्ट हो रहा हो या फिर प्रिंट में जैसे पब्लिश हो रहा हो, जो मासेज तक कोई भी इंफॉर्मेशन को पहुंचाए, ठीक है, तो उसको मास मीडिया कहते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये आपका स्टेटमेंट सब पूछा जाता है ऐसा कि किसने कहा, ये किसका स्टेटमेंट है। देखो 2-3 चीज़ जो है ना जो लाइब्रेरी साइंस में अलग है, वो डेट्स याद रखने इसके इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यूजीसी नेट तक में, यूजीसी नेट का आप देखोगे तो उसमें जब मैच द फॉलोइंग आ जाएगा या फिर क्रोनोलॉजिकली ऐसे जो है जो है मतलब एक सजा के और उसके बाद ऑप्शन सेलेक्ट करना रहता है, तो इस टाइप से आता है। तो ये सब स्टेटमेंट्स याद रखना आप। Who said a number of basic human needs can be identified from the social and psychological function of mass media? तो ये E काज या M गुरेविटिन एंड H हैंस, ये इसका कहा हुआ है। तो ये आप याद कर सकते हो, नहीं याद रहे तो ऐसे याद कर लो। मास मीडिया से रिलेटेड था तो एक का नाम M से स्टार्ट होता था, है ना। फिर एक का नाम H से स्टार्ट होता था और एक का नाम E से स्टार्ट होता था। तो कुछ भी बना सकते हो, जैसे मैं, रहना दो, मास मीडिया मैं नहीं चाहिए, इस टाइप से। दैट्स जस्ट अ ट्रिक। तो इस टाइप का है। E काज, M गुरेविटिन एंड H हैंस। Here is where people one frequently finds lowers their voices and raise their minds. तो ये रिचर्ड आर्मर का दिया हुआ स्टेटमेंट है ना। तो
ये कैसे आप याद रखोगे कि हियर इज वेयर वन फ्रीक्वेंटली फाइंड्स लोअर देयर वॉइसेज एंड रेज देयर माइंड्स। तो ऐसे याद कर सकते हो कि अपना आवाज़ धीरे करके आपको दिमाग तेज करना है, तो वो क्या आपके लिए काम करेगा, एक आर्मर की तरह काम करेगा, आपका दिमाग शांत होगा तो ये। तो ऐसे याद कर सकते हो, रिचर्ड आर्मर ने ये स्टेटमेंट दिया है। लाइब्रेरीज आर द इंडेक्स टू द वर्ल्ड, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये लाइब्रेरीज आर इंडेक्स टू द वर्ल्ड, जॉन कॉटन डैना का दिया हुआ है। लाइब्रेरीज आर द इंडेक्स टू द वर्ल्ड, इसका मतलब ये हुआ कि आप वर्ल्ड को अगर समझना चाहते हो तो एक लाइब्रेरी उसका इंडेक्स है जो आपको सारे डिटेल्स समझने के लिए प्रोवाइड कराता है। तो ये जॉन कॉटन डैना, ये जो थे लाइब्रेरियन, इनका दिया हुआ स्टेटमेंट है। The time was when a library was very like a museum, and the librarian a monsieur in musty books. The time is when the library is a school and the librarian is the highest sense of a teacher. तो ये मेलविन डेवी का दिया हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है। देखो एग्जैक्ट सेंटेंस तो आपको नहीं याद रह सकता है कि क्या स्टेटमेंट है, तो ऑब्वियसली उससे जो है मिलता जुलता वर्ड्स याद कर लो। जैसे जॉन कैटेंडेना का क्या था, लाइब्रेरी जो है इंडेक्स टू द वर्ल्ड है। फिर जैसे रिचर्ड आर्मर का था कि लोअर जैसे वॉइसेज और उसके हायर योर माइंड, इस तरह से याद करोगे ना। कि वैसे ही ई का एंड गुरेविच एंड एच हैंस जो है, ये क्या जो बोला गया था कि ये इसका स्टेटमेंट जो था मास मीडिया से रिलेटेड था, सोशल और साइकोलॉजिकल फंक्शन। तो सोशल साइकोलॉजिकल फंक्शन तो ऐसे याद कर सकते हो, ढेर सारा चीज़ का बात हो रहा है ना, सोशल फंक्शन, साइकोलॉजिकल फंक्शन, मास मीडिया, तो ये मतलब ज़्यादा लोगों ने किया होगा, तो 3 लोग का नाम इसमें आता है। तो ये सब तरह से रिलेट करके याद रखोगे ना, तभी एग्ज़ाम में याद हो पाएगा। तो ये मेलविन डेवी का आप अगर नए होंगे लाइब्रेरी साइंस में, तो जैसे इनका DDC कहा जाता है, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, तो वो इसलिए फेमस है ये मेलविन डेवी। तो यही इनका स्टेटमेंट है। द टाइम वाज व्हेन अ लाइब्रेरी वाज वेरी लाइकली अ म्यूजियम, एक टाइम था जब लाइब्रेरी म्यूजियम जो है म्यूजियम हुआ करता था। एंड द लाइब्रेरियन अमेसियर इन द मस्टी बुक्स, और एक जो लाइब्रेरियन है वो मतलब धूल वाले जैसे बुक्स में जो है एक तरह से म्यूजियम में जो है ना मतलब दिखाने का काम करता था कि ये चीज़ ये है, ये चीज़ है। द टाइम इज व्हेन द लाइब्रेरी इज ए स्कूल एंड द लाइब्रेरियन इज द हाईएस्ट सेंस ऑफ अ टीचर। तो एक टाइम ऐसा है ना जो ज़रूरत है कि जो लाइब्रेरी है एक तरह से स्कूल बन जाएगा, क्योंकि वो नॉलेज का हब है, और लाइब्रेरियन जो होगा वो हाईएस्ट रिगार्ड एक तरह से टीचर का लेगा। तो क्योंकि वो नॉलेज जो है उसे हर चीज़ पता है, ये चीज़ यहाँ पे मिलेगा आपको, ये चीज़ यहाँ पे मिलेगा, ये चीज़ अगर हमारे लाइब्रेरी में नहीं है तो उसके बाद दूसरी जगह से इशू करा के इंटर लाइब्रेरी लोन से, रिपोजिटरी से, डेटा सेंटर से, डेटा बैंक से, कहीं से भी आपके लिए जो है जुगाड़ हो जाएगा। तो ये मेलविल डेवी का स्टेटमेंट है। यहाँ तक आ गया समझ में। मेलविल डेवी किस लिए फेमस है, तो डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन के लिए जो फेमस है। आप जो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ोगे तो उसमें डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, कोलोन क्लासिफिकेशन, ये सब आता है। अब देखो, इंफॉर्मेशन इज अ बेसिक ह्यूमन राइट एंड द फंडामेंटल फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। तो इंफॉर्मेशन जो है सो वो बेसिक ह्यूमन राइट है और एंड द फंडामेंटल फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। तो ये नेल्सन मंडेला का किया हुआ है, ये तो आप याद कर ही सकते हो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, क्योंकि नेल्सन मंडेला जैसे यहाँ के गांधी जी हैं, वहाँ के नेल्सन मंडेला का आप सब लोग नाम जानते ही होंगे कि जो बहुत साल जेल में रहे थे, उसके बाद जो है वही ब्लैक राइट्स के लिए बहुत ज़्यादा काम किए हुए हैं। तो एक तरह से वो मतलब गांधी ऑफ अफ्रीका कह सकते हो आप। तो वो इंफॉर्मेशन बेसिकली ह्यूमन राइट्स वगैरह के लिए लड़ेंगे, फंडामेंटल फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है ये सब नेल्सन मंडेला, ऐसे आप याद कर सकते हो। कम टेक चॉइस ऑफ ऑल माई लाइब्रेरी एंड सो बिग्यूल दाई सोरो। तो ये विलियम शेक्सपियर है। इसके लिए तो आपको कोई टिप्स देने की ज़रूरत नहीं है, विलियम शेक्सपियर आप जान ही रहे होंगे। विलियम शेक्सपियर को कौन नहीं जानता है। तो वही इतने सारे जैसे नॉवेल्स वगैरह जो हो गए, मतलब प्लेज हो गए हैं, तो दाऊ दी ये सब का वही
मतलब जैसे वर्ड यूज करते थे क्लासिकल लिटरेचर में, तो वही है, कम टेक चॉइस ऑफ ऑल माई लाइब्रेरी एंड बी एंड सो बिनाउल दाई सॉरो, ये विलियम शेक्सपियर का कहा हुआ है, ये भी याद रहेगा आपको। तो चलो इतना तो कम से कम याद मैंने करा दिया। A library catalog is a list of books which is arranged on some definite plan. तो सीए कटर, चार्ल्स एमिन कटर, चार्ल्स एमी कटर, सीए कटर को ये भी कभी कभी लिखा रहेगा एग्जाम में, तो आप कंफ्यूज नहीं करना, इसलिए मैंने लिख दिया। तो अ लाइब्रेरी कैटलॉग इज अ लिस्ट ऑफ बुक्स विच इज अरेंज्ड ऑन सम डेफिनिट प्लान। समझ रहे हो, कैटलॉग अगर नहीं पता हो तो देखो, जैसे मेन दो चीज़ जो होता है ना लाइब्रेरियन करता है, वो कैटलॉगिंग करता है, क्लासिफिकेशन करता है। कैटलॉगिंग ये हुआ कि आपका बुक, जो कैटलॉग कार्ड्स आप देखे होंगे अगर बैचलर्स में लाइब्रेरी साइंस अच्छे से पढ़ा होगा तो, कैटलॉग कार्ड्स जो होता है उस पर बुक का डिस्क्रिप्शन, एक तरह से कौन है, टाइटल क्या है, बुक का ऑथर, नंबर ऑफ पेजेज वगैरह वगैरह सब चीज़ बनाया जाता है। और पहले वो दराज में रख दिया जाता था सीरियली, कि जो है बुक जहाँ पे रखा हुआ है वो एक तरह से कैटलॉग कार्ड से ही आप खोज सको कि ये बुक कहाँ पे है। तो ये भी टीडीएस था, अब तो खैर कंप्यूटर्स आ गया हुआ है, कैटलॉग कार्ड्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब भी जो है उसी चीज़ को जो है डिजिटाइज वर्जन में जो है सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से यूज किया जाता है। और दूसरा क्लासिफिकेशन जो होता है, तो क्लासिफिकेशन किसको कहते हैं कि कोई बुक आया है तो उसको किस कैटेगरी में आप क्लासीफाई करोगे। अगर मान लो कि बुक आया है जो लिखा हुआ है कि हार्वेस्टिंग ऑफ वीट, तो हार्वेस्टिंग ऑफ वीट को किस तरह से क्लासीफाई करोगे, तो वो सब में डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन वगैरह आता है जो क्लासिफिकेशन के लिए। तो वो क्लासिफिकेशन हुआ कि किस कैटेगरी में डालना है ना। तो ये आप सीख रहे होगे, तो मैं ऐसा बीच बीच में ज्ञान देते रहूँगा, टेंशन मत लो आप ये नोट्स पढ़ते पढ़ते बहुत चीज़ जान जाओगे। लाइब्रेरी कैटलॉग इज ए लिस्ट ऑफ बुक्स विच इज अरेंज्ड ऑन सम डेफिनिट प्लान। तो ये सीए कटर, कटर से मतलब कैटलॉग सुन के ही लग रहा है, तो कैटलॉग जैसा कोई दिया होगा, तो ये सीए कटर साहब ही दिए होंगे। रंगनाथन इज टू लाइब्रेरी साइंस व्हाट आइंस्टीन इज टू फिजिक्स। यूजीन गारफील्ड, यूजीन गारफील्ड का पहले भी हमने नाम स्टार्टिंग में लिया था, आप याद करो तो। चलो मैं दिखाई देता हूँ, 4th पेज पे ही है ना अभी। हाँ देखो, यूजीन गारफील्ड 1975 में इम्पैक्ट फैक्टर, सिंटोमेट्रिक्स, जो मैंने ये सब अभी पिछले लेक्चर में जो एक साइटेशन वगैरह के बारे में डिस्कस किया था, तो ये यूजीन गारफील्ड द्वारा डेवलप किया गया था 1975 में। वही वाले यूजीन गारफील्ड यहाँ भी है। तो देखो, रंगनाथन जी जो है ना, मानो कि एक तरह से पूरा जब भगवान है इंडियन लाइब्रेरी के, जो किए हैं मतलब बहुत कंट्रीब्यूशन है, फ्रॉम लाइब्रेरी लेजिस्लेशन टू लाइब्रेरी खुलवाने से लेके स्टेट लाइब्रेरी, हर जगह वो इतने सारे बुक लिख चुके हैं कि मानो तो मतलब ऐसा रंगनाथन इज लाइब्रेरी एंड लाइब्रेरी जैसा रंगनाथन, इस टाइप से आप कह सकते हो इन यू नो लिटरल वे। कोई और किसी को इम्पोर्टेंट मानता है तो डोंट गेट ऑफेंडेड, मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। सो रंगनाथन इज टू लाइब्रेरी साइंस व्हाट आइंस्टीन इज टू फिजिक्स। तो यूजीन गारफील्ड आप ऐसे याद कर सकते हो कि देखो यूजीन गारफील्ड भी कितना बड़ा काम किए हुए, तो वो किसी के बारे में बोलेगा इंडिया में, तो रंगनाथन के बारे में जो है बोला होगा तो वो यूजीन गारफील्ड, ऐसे याद कर सकते हो। अब लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज वर्क, तो ये कौन से बोले हुए हैं, एस राधा कृष्णन, इसमें इन्हें तो हर कोई जानता ही है। तो राधा कृष्णन जी जो थे, तो मतलब एडुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम किए, आई थिंक एडुकेशन मिनिस्टर भी रहे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इनका ये स्टेटमेंट है, लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज वर्क। तो एडुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम किए, ये भी मैंने इसलिए ही बोला क्योंकि आप याद कर लो एडुकेशन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है ना। तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट है, अगर लाइब्रेरी द हार्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज वर्क, यूनिवर्सिटी वर्क, यूनिवर्सिटी में क्या होता है, एडुकेशन, एडुकेशन से कौन जुड़े हुए हैं, एस राधाकृष्णन, तो ऐसे याद कर सकते हो। देखो, इंफॉर्मेशन इज बोथ अ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, तो ये जे मार्टिन, जे मार्टिन, इंफॉर्मेशन इज बोथ अ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। चलो ये स्टेटमेंट मैं समझा देता हूँ, लोग नहीं समझ पाए। इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट कैसे बनता है, तो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन ऐसे बन गया कि जितना भी देखो आप, गूगल देखो, फेसबुक देखो, फिर ट्विटर, जिसको FB वगैरह को मेटा हो गया,
तो ये सारे किस चीज़ पे चल रहा है? डेटा पे ही चल रहा है ना। डेटा से वो सारा इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, जितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग वगैरह मॉडल्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स वगैरह जितना डेवलप हो रहा है, सारा कैसे हो रहा है? वो इन्फॉर्मेशन से ही हो रहा है, डेटा से हो रहा है। तो वो ये क्या हुआ देख रहे हो, किस लेवल का कैपिटलाइज किया गया है इन्फॉर्मेशन को। पेटेंट वगैरह जितना सिस्टम है, ये सारा कैपिटलाइज किया गया है इन्फॉर्मेशन को, उसकी उससे की वैल्यू कैसे दिखाया जाए, इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन। तो वैसे सिचुएशन में क्या हो गया, इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट हो गया। और प्रोसेस, प्रोसेस किसको कहेंगे इंफॉर्मेशन का? तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र जो हो रहा है, इंफॉर्मेशन साइकिल होगा, वो सारा इंफॉर्मेशन प्रोसेस हुआ। तो वही कहा गया इंफॉर्मेशन इज बोथ अ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। तो ये जे मार्टिन का कहा गया है। ठीक है जी। हाँ, अब देखो कुछ ये मैंने और लिख दिए हैं फुल फॉर्म्स। तो देखो KWOC जो है, मुझे ये जब बीच में इम्पोर्टेंट मिल गया था तो इसलिए मैंने ऐड कर दिया। KWOC है कीवर्ड आउट ऑफ कंटेक्स्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। कीवर्ड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। नीसो है क्या? नेशनल इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये तो आप समझ गए होंगे, आई से मैंने समझाया था, इंफॉर्मेशन नेशनल स्टैंडर्ड्स इससे ज़्यादा होता है, ऑर्गेनाइजेशन तो वही होगा। मैं ये सब बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में कैसे अटैम्प्ट कर सकते हो अगर नहीं आता हो तो। टिफ, टैग्ड इमेज टिफ फॉर्मेट, जैसे जेपीजी होता है ना, जेपीजी होता है, फिर पीएनजी फॉर्मेट हो गया आपका, फिर जेपीईजी है। तो ये सब जो है इमेज का फॉर्मेट है। तो वैसा ही इमेज का फॉर्मेट एक टिफ भी होता है, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। मुझे पता था कि ये सब सबको पता होगा, जेपीजी ये सब। ये टिफ जो है ना, ये सब एग्जाम में पूछ देता है और नहीं आता है बहुत बार। टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, टिफ। अब देखो जीआईएस जो है, बहुत हम लोग नाम सुनते रहते हैं, जीआईएस लोकेटर, तो ये जीआईएस कैमरा, जीआईएस दिस दैट, इसका फुल फॉर्म याद कर लो, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग है कुछ आपको, जैसे ग्लोबल, जैसे कर लिख देगा ना ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, आप उसमें टिक लगा दोगे, इसलिए मैंने ये अलग से लिखा है जीआईएस, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब देखो सिंटॉल, सिंटॉल क्या है? सिंटैगमेटिक ऑर्गेनाइजेशनल लैंग्वेज, सिंटैगमेटिक ऑर्गेनाइजेशनल लैंग्वेज, एस वाई से सिंटैगमेटिक ऑर्गेनाइजेशनल लैंग्वेज, समझ गए? अब देखो लाइब्रेरी कोटेशन जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे उसको, लाइब्रेरी कोटेशन में टू प्रोवाइड द बेस्ट बुक्स टू द मैक्सिमम रीडर्स एट लीस्ट कॉस्ट। ये आप जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस पढ़ोगे उसमें भी है ही एक तरह से, मतलब यूजर्स का जो इंटरेस्ट को आपको जैसे मेंटेन रखना है, तो वो जो है आपका लीस्ट कॉस्ट में ही है कि चीपेस्ट आप यूज़र को प्रोवाइड कर सको। तो ये मेलविल डेवी, जिनका नाम मैंने बताया था, जैसे डीडीसी इनका था, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, और जिन्होंने ऐसा रंगनाथन के बारे में भी बहुत अच्छा चीज़ ये बोला था कि रंगनाथन इज टू लाइब्रेरी साइंस वाई व्हाट आइंस्टीन इज टू फिजिक्स, तो यूजीन गारफील्ड है ना जी। तो वही, सॉरी वो यूजीन गारफील्ड था, मैं इससे कंफ्यूज हो गया। तो वही टू प्रोवाइड द बेस्ट बुक्स टू द मैक्सिमम रीडर्स एट लीस्ट कॉस्ट। तो ये मेलविल डेवी, जो डेवी वही है जिनका डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। क्लासिफिकेशन और क्या क्या होता है, जैसे कोलोन क्लासिफिकेशन हो गया, फिर डीवीडी हो गया, फिर एक रंगनाथन जी का भी दिया हुआ क्लासिफिकेशन है। अब देखो, वेयर इज़ द विजडम वी हैव लॉस्ट इन नॉलेज, वेयर इज़ द नॉलेज वी हैव लॉस्ट इन इंफॉर्मेशन। तो ये टीएस एलियट का है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आप याद कर लेना। वेयर इज द इन विजडम वी हैव लॉस्ट इन नॉलेज। तो नॉलेज जब लॉस्ट होता है तो इसमें विजडम कहाँ से आ गया? मैं इसका एक एग्जांपल दूंगा जो बेस्ट सूटेड है इस पर, डोंट गेट ऑफेंडेड माय मुस्लिम फ्रेंड्स। इसमें जैसे एक हमारे यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी थी बिहार में,
नालंदा यूनिवर्सिटी में पूरे वर्ल्ड से लोग आके पढ़ते थे। 10,000 उस समय प्रोफेसर्स उसमें पढ़ाते थे। सोचो, एग्जाम्स के माध्यम से एडमिशन होता था, और ये कितने हजारों साल पहले, जब यूरोप में जो है पूरा डार्क एजेस था। फिर एक बंदा जो बख्तियार खिलजी जो था, वो बंदा आया और उसको तोड़ दिया, और जो है लाइब्रेरी में पूरा आग लगा दिया, क्योंकि जो है नॉलेज उसके हिसाब से मानना था कि इस्लाम के ख़िलाफ़ है। तो वो तो इसमें विजडम कहीं नहीं हुआ ना यार। तुम्हारा रिलीजन अलग चीज़ है, नॉलेज अलग चीज़ है ना। और द वर्स्ट पार्ट इज़ कि आप अगर नालंदा जा रहे हो तो आप जंक्शन पे उतरोगे, तो उस जंक्शन का नाम है बख्तियारपुर जंक्शन। कोई इतना गलत करे तो यार ऐसे भी मत करो, है ना। तो वही है। तो वेयर इज़ द विजडम वी हैव लॉस्ट इन नॉलेज, वेयर इज़ द नॉलेज वी हैव लॉस्ट इन इंफॉर्मेशन। तो नॉलेज जो है वो इन्फॉर्मेशन के लूज होने से ख़त्म होगा। तो ये टी.एस. एलियट का कहा हुआ है, टी.एस. एलियट, ये आप याद कर सकते हो। कैसे याद करोगे? देखो, नॉलेज विजडम वगैरह का ये बात कर रहा है बहुत, तो क्या होगा, ये बहुत इनलाइटेंड आदमी होगा। इनलाइटेंड और एलियट, ऐसे याद कर सकते हो आप। स्टूडेंट्स, देखो मैंने जितना स्टेटमेंट्स अभी तक याद कराया है ये सब माध्यम से और शॉर्ट फॉर्म के माध्यम से, उसमें आपको भी रियलाइज हो रहा होगा कि यू आर गेनिंग समथिंग, है ना। और इसी तरह से याद कर सकते हो, नहीं तो आप खुद से बुक जो है जब पढ़ने बैठोगे तो चकरा जाओगे कभी कभी, क्योंकि एक साथ स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है ना, उसमें अलग अलग है सारा, एक जगह कंपाइल नहीं किया हुआ है, नहीं, मुश्किल है, बट यू कैन डू इट। स्टूडेंट्स वेयर द बॉडी ऑफ द university. The administration was of course the head, the teachers were the soul, and the library the heart. तो ये डॉक्टर C.D. देशमुख का कहा गया है। देखो ये अब कैसे याद करोगे, डॉक्टर C.D. देशमुख का है तो ऐसे याद कर लो कि जो लाइब्रेरी को हार्ट कह रहे हैं, है ना, किसी भी यूनिवर्सिटी का, तो वो पहले तो बहुत अच्छे होंगे, जैसे पढ़े लिखे तभी इतना एडुकेशन का वैल्यू जान रहे हैं, तो वो डॉक्टर तो होंगे, है ना। इधर से याद कर सकते हो, क्योंकि पहले वाले सब में नहीं किसी में डॉक्टर लगा हुआ है। और C.D. देशमुख, ये पूरे देश का जो है ना, वो एक तरह से मुख है मानो, तो इतना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं तो मुख हैं। तो यही बात कर रहे हैं। देखो जैसे हाथ पैर ये सब देख रहे हो ना, हाथ का बात कर रहे हैं, सिर का बात कर रहे हैं, तो इनके नाम से रिलेटेड है ये स्टेटमेंट, इस तरह से। और मैं यहाँ पे किसी की, ये मत सोचना कि मैं किसी को गलत कह रहा हूँ, ये सब बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनके हम लोग कहीं नहीं ठहरते, सही बात है। मैं ये सब जो कुछ इस टाइप के बता रहा हूँ, ट्रिक्स टाइप, ये याद करने के लिए बता रहा हूँ। इट्स नॉट लाइक आई एम डिसरेस्पेक्टिंग दैम, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है ना आजकल की, कोई सोशल मीडिया से एक छोटा सा क्लिप जो है 10 सेकंड का 20 सेकंड का लेके कि यार ऐसे बोल रहा है, ये सब नहीं होनी चाहिए। कंटेक्स्ट पता होना चाहिए। डिमांड फॉर बुक्स शुड बी डिफ्रेंशिएटेड अकॉर्डिंग टू इट्स वैल्यू, वॉल्यूम एंड वैरायटी। तो ये L.R. मैकॉल्विन का कहा गया है, L.R. मैकॉल्विन। तो डिमांड ऑफ बुक्स शुड बी डिफ्रेंशिएटेड अकॉर्डिंग टू इट्स वैल्यू, वॉल्यूम एंड वैरायटी। देखो, तो जो बुक की ज़्यादा डिमांड है वो जो है, देखो ये जो बेसिकली मतलब कैटेगराइज कर रहे हैं कि अगर आपको कोई चीज़ मंगवाना है जैसे लाइब्रेरी में, या फिर कोई मतलब ट्रांसफ़र कर रहा है, तो वो सब ऐसा नहीं है ना कि सारे बुक का आप जैसे 10-10 कॉपी छाप के रखोगे या फिर 10-10 कॉपी मंगाओगे अपने लाइब्रेरी में। तो ये उस कंटेक्स्ट में कह रहे हैं, ये तो इकोनॉमिक या फिर जैसे सोशल कंटेक्स्ट वगैरह में मत सोचना कि डीप वैल्यू वाली कोई ऐसी बात। तो डिमांड ऑफ बुक्स जो है तो वो डिफ्रेंशिएटेड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू इसका वैल्यू, कौन सी बुक ज़्यादा वैल्यू की है। अगर कोई जैसे फॉरेस्ट्री का कॉलेज है तो उसमें फॉरेस्ट्री की बुक की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो इंटरनेशनल राइटर्स वगैरह की वहाँ पे आप जैसे क्वांटम टनलिंग और क्वांटम एंटेंगलमेंट और क्वांटम थ्योरी या फिर जैसे मतलब फ्लूइड डायनामिक्स, ये सब का बुक नहीं मंगवा सकते हो ना। तो ये और वॉल्यूम, जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, मानो कि कोई टेक्स्ट बुक है
वो बुक ही ज़्यादा यूज पड़ेगी, है ना। एंड इट्स वैरायटी ऑफ बुक्स कर सकते हो कि कोई अगर जैसे डिफ़िकल्ट टॉपिक है तो उसके लिए जो है अलग अलग वैरायटी की बुक्स होनी चाहिए। तो ये एलआर मैकॉल्विन का कहा हुआ है। तो ये कैसे याद करोगे, ये तो टफ लग रहा है याद करना, लेकिन इसके लिए ऐसा ट्रिक लग सकते हो तो मैकॉल्विन, मैकबुक का नाम सुने हो ना, मैकबुक, एप्पल का जो लैपटॉप को कहते हैं मैकबुक, तो वही ये बुक की बात कर रहे हैं तो मैकबुक उससे रिलेट होता है, उससे मैकॉल्वे, ऐसे याद कर सकते हो आप। ये बस मैं इसलिए, देखो ब्रेन जो है ना अलग अलग टाइप से वर्क करता है, वो जो है आपका एक वर्ड से वर्ड कनेक्ट करता है, तो ऐसे आप कनेक्ट करके पढ़ोगे ना तभी याद रह पाएगा। हु सेड information is piecemeal, fragmented, particular, whereas knowledge is structural, coherent and universal। तो ये एफ मैकल्ब एंड यू मैंसफील्ड। देखो इंफॉर्मेशन इज पीस मील, फ्रैगमेंटेड, मतलब इंफॉर्मेशन जो है वो आपको कभी भी ऐसे ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं मिलता है। आप कभी रोड पे निकलोगे और आपको बोल दिया जाए कि यहाँ से जाओ और अगले 200 मीटर तक जो जो है जैसे रेस्टोरेंट, वो सब का आप सारा डिटेल्स लेके आओ, तो फिर मतलब किसी जैसे रेस्टोरेंट के पास पूरा डिटेल्स होगा मेनू के साथ, उसका एड्रेस वगैरह सब चीज़, जीएसटी नंबर वगैरह सब चीज़, किसी के पास कुछ होगा, किसी का मतलब नाम ही जब नहीं होगा, किसी का कुछ भी, तो इन्फॉर्मेशन इज फ्रैगमेंटेड और पीस मील टाइप पीसेज में मिलता है। तो वो आपको ऐसे जो है ना स्ट्रक्चर्ड वे में जो है नहीं मिलता है। स्ट्रक्चर्ड वे में क्या मिलता है, तो नॉलेज जो है वो, देखो एक जैसे लाइब्रेरी साइंस में एक क्वेश्चन होता है, डेटा से इंफॉर्मेशन से फिर नॉलेज से विजडम, तो डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज विजडम, तो ये एक है। तो डेटा से इंफॉर्मेशन बनता है, इंफॉर्मेशन नॉलेज, नॉलेज से विजडम होता है। तो वही उसी टाइप में वो सेड इंफॉर्मेशन इज पीसमील, फ्रैगमेंटेड, पर्टिकुलर, वेयर इज नॉलेज इज स्ट्रक्चरल, कोहेरेंट एंड यूनिवर्सल। देखो ज़्यादातर आप लोग में से होना वो लोग पूरा एकदम जैसे टेक्स्ट बुक नहीं पढ़े होंगे, और बस मतलब जैसे ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे लोग हो गए, लेकिन बहुत लोग लाइब्रेरी साइंस वाले जो है वो अगर इग्नू से किए होंगे, कहीं से भी किए होंगे, तो वो इतना तो घुस के सारा चीज़ नहीं पढ़े होंगे, मतलब क्वेश्चंस, गाइड बुक्स, ये सब से ही ज़्यादातर लोग तैयारी करके निकल लेते हैं। तो इसलिए जो है मैं बीच बीच में इन्फॉर्मेशन देते जा रहा हूँ। अगर आपको इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं कि मैं बीच बीच में जो बोल रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप तो कमेंट्स में बता सकते हैं, नहीं तो मैं जल्दी जल्दी आगे जो बढ़ने का कोशिश करूँगा और ऐसे मतलब कंप्लीट कराऊँगा। लेकिन ये सब इन्फॉर्मेशन भी नेसेसरी है जो मैं बताता हूँ बीच बीच में। तो फ्रैगमेंटेड पार्टिकुलर नॉलेज इज स्ट्रक्चरल, कोहेरेंट और यूनिवर्सल। नॉलेज यूनिवर्सल होता है, कोई किसी के पास सर्जरी का नॉलेज है वो यूएस में भी जाके सर्जरी कर सकता है, इंडिया में भी सर्जरी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। तो ये एफ मैकल्ब एंड यू मैंसफील्ड का ये कहा गया है। तो ये कैसे याद करोगे आप, देखो इसमें दो वर्ड याद कर लो, एक फ्रैगमेंटेड और एक यूनिवर्सल। किस चीज़ के बारे में, इन्फॉर्मेशन के बारे में क्या कहा गया, फ्रैगमेंटेड है, नॉलेज के बारे में क्या कहा गया कि यूनिवर्सल है ना। तो एक फ्रैगमेंटेड और यूनिवर्सल इसके नाम में ही आएगा, एफ मैकल्ब और यू मैंसफील्ड। ठीक है जी, यहाँ तक याद हो गया होगा। अब देखो, टू मेक एटलीस्ट वन इन एवरी हाउस होल्ड illiterate is related to नेशनल पॉलिसी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखो ये जो है ना, ये नेशनल पॉलिसी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। टू मेक एटलीस्ट वन इन एवरी हाउस होल्ड इलिटरेट, ये जो जो है एक तरह से आप कह सकते हो टैगलाइन नहीं कह सकते हो, जो मतलब जो रिप्रेजेंट करता है जो टैग, तो ये नेशनल पॉलिसी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये टैगलाइन है, टू मेक एटलीस्ट वन इन एवरी हाउस होल्ड इलिटरेट इसको कहते हैं, आपको पता ही होगा। यही सब जो है स्मार्टफोन पे जैसे नेट खोल सके, इलिटरेट में आपको
बेसिक लिटरेसी, जैसे वेबसाइट खोलने आना चाहिए, कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए, कैसे ईमेल भेजा जाता है, कैसे ईमेल पे अकाउंट बना सकते हैं, ये सब ई लिटरेसी में आ जाता है। मैं जैसे ज़्यादा ही बोल दिया हूँगा, हो सकता है इलिटरेसी में, लेकिन वही है बेसिक पॉइंट, आप समझ सकते हो। तो वही है, इलिटरेट किस में होगा, नेशनल पॉलिसी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप समझ जाओगे, इसको याद कराने की जरूरत नहीं है। रेफरेंस सर्विस इज अ पर्सनल इंटरकोर्स बिटवीन लाइब्रेरी एंड रीडर्स, तो ये सैमुअल एस ग्रीन का कहना है। रेफरेंस सर्विस इज अ पर्सनल इंटरकोर्स बिटवीन लाइब्रेरी एंड रीडर्स, समझ गए। रेफरेंस सर्विस जिन्हें नहीं पता है, रेफरेंस सर्विस जो है लाइब्रेरी के वर्क्स में आता है, सर्विसेज में आता है। रेफरल सर्विस जो होता है ये है कि आप के पास कोई यूजर या पैटर्न जिसे कहते हैं लाइब्रेरी टर्म में, वो आपके पास आता है और कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है कि ये चीज़ कहाँ से मिलेगा, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हो कि ये जो है इस वेबसाइट पे मिल सकता है, इस लाइब्रेरी में मिल सकता है, या आपके पास डॉक्यूमेंट है तो वो दे सकते हैं, या फिर आप जो है कहीं और से उन्हें मतलब जो है अरेंज करके दे सकते हो। बहुत जिस तरीका है अरेंज करने का, इंटर लाइब्रेरी लेंडिंग होता है, फिर जो है आप जो है कहीं और से किसी से जब मंगा सकते हो आप, मतलब डेटा बैंक्स वगैरह हो गया, ये सब जगह से डेटा सेंटर्स वगैरह होता है, या फिर और भी रिसोर्स सेंटर्स है जो है मतलब बड़े बड़े, उनसे आप हेल्प ले सकते हो। तो वही उसको रेफरल सर्विस कहते हैं। इज अ पर्सनल इंटरकोर्स बिटवीन लाइब्रेरी एंड रीडर्स, तो ये सैमुअल एस ग्रीन का कहा हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, तो इसका ट्रिक, रेफरल सर्विस इज अ पर्सनल इंटरकोर्स बिटवीन लाइब्रेरी एंड रीडर्स। देखो, पर्सनल इंटरकोर्स बिटवीन लाइब्रेरी एंड रीडर्स, कुछ कर लो, पर्सनल इंटरकोर्स जैसे लिख रहा है ना, पर्सनल इंटरकोर्स, तो एस एस से मान लो, पर्सनल दोनों एस एस हो गया, पर्सनल इंटरकोर्स कम्युनिकेशन, या कुछ आप याद कर लेना, एक ही स्टेटमेंट है। रेफरेंस सर्विस का जो है सैमुअल एस ग्रीन है, ठीक है, पर्सनल इंटरकोर्स से रिलेटेड होगा सैमुअल एस ग्रीन, ठीक है जी। अब देखो, कमेटी एंड कमीशन, कमेटी और कमीशन में जाते हैं जो लाइब्रेरी साइंस में बने थे अभी तक के। तो इसमें जो है बहुत सारे कमेटी एंड कमीशंस हैं, जिसमें से मेन जो है, मैंने कुछ जो देखो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसके अंदर की भी ज़रूरत है कि क्या क्या कमेटी में जानना था, वैसा क्वेश्चन है, तो वैसा मैं जो है ऐसे मतलब डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ। और जो मतलब केवल जिनके बारे में आपको डेट वगैरह जानना था, किस बारे में था, तो वो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है कि ऐसे ही, ये मतलब रिवीजन नोट्स ही मैं करा रहा हूँ, इट्स नॉट लाइक कि मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा। उसके बाद उसके लिए मैंने पहले बताया है वीडियो के स्टार्ट में। देखो, कमेटी एंड कमीशन क्या है, प्री इंडिपेंडेंस में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए क्या क्या कमिटीज़ बनी थी और कमीशन। तो फर्स्ट जो था सो एडुकेशन कमीशन या हंटर कमीशन, ये 1882 का है, 1882 का। अब देखो यहाँ से जो है ना, सो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका आपका मतलब क्रोनोलॉजी को याद रखना कि कौन सा जो है आपका, कौन से डेट को, डेट तो नहीं, एटलीस्ट ईयर आपको याद होना चाहिए कि कौन से ईयर में कौन सा कमीशन आया था, ये सब जो है, क्योंकि पूछा जाता है क्रोनोलॉजिकली। 4 या 3 दे देगा, 4 दे देगा, उसके बाद कहेगा कि इसे जो है क्रोनोलॉजिकली सजाइए, और उसके बाद जो है क्रोनोलॉजिकली सजाने के बाद जो है उसे मतलब ऑप्शन ए में दिया रहेगा ABCD, ऑप्शन बी में जो है उसी हिसाब से कोई और ऑप्शन रहेगा, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कमेटी एंड कमीशन में फर्स्ट देखते हैं प्री इंडिपेंडेंस। तो एडुकेशन कमीशन जो है हंटर कमीशन 1882 का था। तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि देखो कैसे याद करोगे कि 1882 के आसपास का है। तो देखो, इसको आप बस ये याद करो ना कि 1900 से पहले का है ये, बहुत सबसे पहला कमीशन हंटर कमीशन। उस समय अंग्रेज रहते थे, 1857 का रिवोल्ट हुआ था, 1857 का, तो अंग्रेज जो है पूरा मतलब हंटर का यूज करने लगे थे इस टाइप से। तो हंटर कमीशन जो है, वैसे वो एडुकेशन कमीशन है, लेकिन बस मैं याद कराने के कह रहा हूँ कि एडुकेशन कमीशन जो 1882 का था उसी को हंटर कमीशन भी कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है।
अब देखो ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको अलग से भी वीडियो बना सकता था, लेकिन मेरा कोई ऐसा अर्निंग का कोई ये नहीं है, मैं बस हेल्प करना चाह रहा हूँ सबका। तो कमेटी एंड तो एडुकेशन कमीशन जो है, हंटर कमीशन हो गया 1882 का। सेकेंड हो गया इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, जिसको रेले कमीशन भी कहते हैं। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन को रेले कमीशन कहते हैं। ये हुआ था 1902 में। तो ये कैसे याद करोगे? हंटर कमीशन के बाद रेले कमीशन 1902। तो ये देखो मैंने याद कराया था, हंटर कमीशन क्या 1900 से पहले, तो हंटर कमीशन और 1900 के जस्ट बाद तो क्या हो गया इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन। देखो अब ये कैसे याद करोगे कि एडुकेशन कमीशन पहले आया तो वो डिसाइड करेंगे कि अच्छा ठीक है प्राइमरी में ये चीज़ सब जैसे पढ़ा देंगे, ऐसे होगा वैसे होगा, और उसके बाद क्या होगा फिर आपका प्राइमरी सेकेंडरी वगैरह सब बेसिक एडुकेशन मिल जाएगा, तो फिर यूनिवर्सिटी का ही तो कमीशन आएगा, है ना। तो इसीलिए याद कर लो हंटर कमीशन के बाद यूनिवर्सिटी का कमीशन आया था 1902 में, ठीक है जी, जिसको रेले कमीशन भी कहते हैं। ये भी याद करना, यूनिवर्सिटी कमीशन, रेले कमीशन, और एडुकेशन कमीशन जो था वो आपका हंटर कमीशन था, ठीक है जी 1902। उसके बाद सैडलर कमीशन, उसके बाद देखो सैडलर कमीशन, तो सैडलर कमीशन 1917 में। अब ये कैसे याद करोगे कि हंटर कमीशन हो गया, हंटर चलता था, फिर फिर उसके बाद एडुकेशन वाला हुआ, हाँ मतलब जैसे एडुकेशन कमीशन 1800 जो है आपका 1882 में, फिर उसके बाद जो है फिर इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन जो हो गया 1902 में। उसके बाद क्या होगा कि आपका यूनिवर्सिटी बन गया, लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि भाई साहब तो पढ़ाई नहीं हुई, इतना कम यूनिवर्सिटी है, तो लोग क्या हो जाएंगे उसके बाद सैड हो जाएंगे। तो फिर आएगा सैडलर कमीशन, मैं बस याद कराने के लिए कह रहा हूँ, सैडलर कमीशन 1917 में। सैडलर कमीशन याद कर लो। डेट अगर नहीं भी याद हो ना, तो आपको अगर थोड़ा भी क्रोनोलॉजी याद है ना स्टोरी के माध्यम से, तो आपको याद हो जाएगा, आप टिक लगा सकते हो एटलीस्ट। अब देखो सैडलर कमीशन हो गया 1917 में। उसके बाद क्या आता है तो हार्टॉग कमेटी आता है। हार्टॉग कमेटी जो है 1929 में, है ना, हार्टॉग कमेटी 1929 में। देखो तो ऐसे भी देखोगे कि यहाँ से आपका लगभग कितना था, जब आपका 20 साल बाद आया, ऐसे याद कर सकते हो 20 ईयर्स, फिर इसके जो है ये 17 साल बाद आया, है ना, इसके बाद 12 साल बाद आया, और इसके बाद क्या हुआ फैजी जो कमेटी है आपका, ये आपका कितना हो गया 21 साल बाद आया। तो बहुत लोग को नंबर से भी याद हो जाता है, तो ऐसे याद कर सकते हो। तो ये बस मैं बस इस हिसाब से नंबर्स इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एक अप्रॉक्स हो जाए कि 17-18 साल का मतलब एक तरह से गैप है सबके बीच में, याद करने में ईजी होगा। जैसे 1882, हाँ तो फिर देखो सैडलर कमीशन तो हम लोग जैसे यूनिवर्सिटी के बाद भी नहीं हुआ, फिर हम लोग सैड हो गए थे। सैडलर कमीशन आया 1917 में। फिर हम लोग उन्हें बोले कि जैसे हाथ जोड़ के कहें कि भाई साहब ऐसे काम नहीं चलेगा, जो है या तो मतलब देश छोड़ ही दो, नहीं तो हमारे लिए कुछ करो। फिर वो लोग क्या लाए, लाइब्रेरी डेवलपमेंट कमेटी बॉम्बे, फैजी कमेटी, फैजी। तो ये फैजी इंडिया नाम ही लग रहा है, मुस्लिम भाई जी का नाम होगा, तो फैजी कमेटी तो वही है कि वो लोग कहेंगे ठीक है सैड मत हो, हाथ हाथ जोड़े हो तुम, ये लो फैजी कमेटी, और अब जो है लाइब्रेरी डेवलपमेंट होगा का। तो ये बस मैंने एक स्टोरी बना दी है जिससे आप ऐसे याद कर सकते हो। देखो तो ये स्टोरी से आप क्रोनोलॉजी को पूरा आप याद हो गया होगा आपको कि पहले जो था सो हंटर कमीशन आया, एडुकेशन कमीशन, क्यों, क्योंकि हम लोग 1857 में आज़ादी मांगे थे, तो वो लोग हंटर बहुत अप्लाई किए, तो 1857 के आसपास, तो 1882 ऐसे याद कर लेना हंटर कमीशन। हंटर हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि जो है फिर वो लोग जो है इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन लाए, ठीक है चलो पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो कब आया था ये 1902 में, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर सैडलर कमीशन लाया गया 1917 में, क्योंकि हम लोग सैड हो गए थे कुछ नहीं हो रहा था। तो उसके बाद फिर हम लोग जो है हाथ जोड़ के कहेंगे भाई साहब ऐसे नहीं होगा, कोई भी कमीशन
इंडियन के हाथों में। तो उसके बाद जो है मतलब हार्ट ऑफ 1929 में हम लोग हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किए। फिर लाइब्रेरी डेवलपमेंट कमेटी 5G कमेटी 1940 में बना। तो ये सारा हो गया पोस्ट इंडिपेंडेंस का। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। ये सब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में घूम रहे हैं अभी। अब देखो पोस्ट इंडिपेंडेंस में कौन कौन थे। तो एक जो राधा कृष्णन जी का नाम आया था पहले, जो है राधा कृष्णन जी का, उसको मैं दिखाई देता हूँ आपको। राधा कृष्णन जी का एक स्टेटमेंट था हमारे पास। देखिए, लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज वर्क। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं ये इसलिए स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ कि ये देखो, इंडिपेंडेंट इंडिया में ये लाइब्रेरी के लिए स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो ये लाइब्रेरी से बहुत प्यार करने वाले इंसान है ना। तो इनके नाम पे जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो है ना फर्स्ट कमीशन जो है सो इन्हीं के नाम पे आया। समझ गए। फर्स्ट इंडिपेंडेंस प्री इंडिया वाले में किसके नाम पे आया था? तो हंटर कमीशन जो एजुकेशन कमीशन हुआ करता था 1882 में। और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में जो आया वो राधा कृष्णन कमीशन जो है तो 1948 में आया। ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो है राधा कृष्णन कमीशन हो गया। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बन गया मानो। देखो, ये तो याद हो गया राधा कृष्णन वाला स्टोरी और पहले के सारे। अब जो है जब यूनिवर्सिटी के लिए कमीशन बन गया तो फिर क्या आएगा? तब यूजीसी ही बनेगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, है ना। तो वही यूजीसी में है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये सब याद रखो। 1953 में जो है यूजीसी की स्थापना हुई, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। फिर 1953 के बाद अब तो हमारे वाले लाइब्रेरी वाले आएंगे ना। तो हमारे लाइब्रेरी के सबसे इम्पोर्टेंट कौन थे? एस आर रंगनाथन। तो एस आर रंगनाथन जी 1957 में रंगनाथन कमेटी आ गया, है ना। रंगनाथन कमेटी 1957। ये कैसे याद करोगे? 1857 जो मुख्य लड़ाई था, उसके बाद 1957 ठीक 100 साल बाद रंगनाथन जी हमारी लाइब्रेरी की लड़ाई लड़ने आ गए। ये ऐसे याद कर सकते हो 1957। ठीक है जी। अब एडवाइजरी कमेटी, मैं फिर से बता दूं कि ये सारा जो नोट्स है मैंने बहुत एक एक चुन चुन के बनाए हैं। और ये मैं आपको जो है 101 रुपये में जो है मैं आपको ज़्यादा चार्ज नहीं करना चाहता। 101 रुपये में आपको मैं भेज दे सकता हूँ। 75 पेजेज का होगा। तो इसको मतलब पढ़ के आप बेसिक जो मेन पॉइंट्स होते हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं वो सब आप इस टाइप से कर सकते हो। आप अगर लेक्चर पढ़ लोगे हमारा तो उसके बाद जो है उसी टाइप से रिवाइज करने में नोट्स ईजी होगा। देखो यार, इतना पढ़ा रहा हूँ तो इतना तो कंट्रीब्यूट कर ही सकते हो, है ना। तो अगर कोई देख रहे हो तो अगर आपको ऑब्वियसली फ़ायदा मिलेगा ही, तो वो मेरे को पे कर सकते हो आप। तो कमेंट्स में ज़रूर मुझे करना, मैं रिप्लाई करूँगा कैसे कैसे। आपका ईमेल एड्रेस लेके भेज दूँगा आप पे। ठीक है जी। आप यूपीआई से भी पे कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने पूरा जो है एक तरह से डिटेल में जो सिलेबस का नोट्स बनाया है, तो वो नोट्स जो है मैं आपको केवल 501 रुपये में जो है देना चाहता हूँ। उतना कोई ज़्यादा ऐसे 3-3 हज़ार 7-7 हज़ार जो ले रहे हैं लोग पढ़ाने के, उतना मैं नहीं चाहूँगा। और वो सबका मैं वीडियो लाऊँगा। तो वीडियो से अगर पहले आप नोट्स अगर चाह रहे हो ले लें, मैं इसी चैनल पे लाऊँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, मैं सबका ही लाऊँगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। अगले 2-3 महीने में KVS UPSC के एग्ज़ाम तक। तो ये बहुत बड़ा चैनल लाइब्रेरी साइंस का बनेगा और आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो वो मैं जो है लगभग 300 स्लाइड, 250 स्लाइड से लगभग ऊपर ही है। मतलब 10 ऐसे ऐसे स्लाइड्स होंगे, मतलब 2500 स्लाइड के आसपास, 2500 से 3000 स्लाइड या ज़्यादा ही होगा। तो उतने का जो है परफेक्ट नोट्स एकदम सिंपली लिखा हुआ मैं दे सकता हूँ। तो वो 501 ही चार्ज करना चाहता हूँ मैं। उसके लिए भी आप कॉमेंट्स कर सकते हो। तो चलिए आगे चलते हैं। और कोई बात नहीं, आप नहीं भी चाहते हो, मैं ऐसे भी फ्री में पढ़ा रहा हूँ, टेंशन मत लो, बस मेरे साथ जुड़े रहो। मैं नहीं चाहता हूँ कि यार कोई भी इंसान जो है ना पैसे के अभाव में जो है ना पढ़ पाए, है ना, इसलिए। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो
तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो कि सर मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, जितना भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, इट विल बी हेल्पफुल टू मी टू। तो देखो एडवाइजरी कमेटी, तो एडवाइजरी कमेटी में जो है सिन्हा कमेटी आते हैं। तो देखो रंगनाथन कमेटी ऐसे याद कर सकते हो कि रंगनाथन कमेटी बने 1957 में, तो वो फिर एडवाइजरी कमेटी जो है सिन्हा कमेटी था। ये सिन्हा कमेटी, रंगनाथन जी के बाद सिन्हा जी आए। सिन्हा कमेटी जो था ये 1958 से 59 तक चला, है ना, ये एडवाइजरी कमेटी। उसके बाद आया कोठारी कमीशन 1964 में, 1964 में। और ये याद कर लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। कॉर्नवालिस 1985 में आया, कमिटी ऑन नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंसेज, कॉर्नवालिस। ये फुल फॉर्म भी आपको याद करना है, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया था यहाँ पे। कॉर्नवालिस जो है सो 1985 का है ये, और का फुल फॉर्म हो गया कमिटी ऑन नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज। देखो सीडीसी, सीडीसी क्या है, करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी। ये क्या चीज़ के लिए बना था कि लाइब्रेरी साइंसेज का जो पढ़ाई होगा, इसका करिकुलम का कैसे विकास होगा, क्या क्या पढ़ाया जाएगा उस हिसाब से। तो ये करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी जो है सीडीसी कमेटी, वो 1993 में बना। देखो आप ये चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ के बाद जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन आया है कोठारी कमीशन से। कोठारी कमीशन बना 1964 में। उसके पहले एडवाइजरी कमेटी वगैरह बना। तो एडवाइजरी कमेटी भी, ये सब इंडिया का मेरे को यही लगता है ना कि ये लोग बहुत टाइम लेते हैं, कुछ भी दिक्कत है एक कमेटी बनाते हैं। और अच्छी बात भी है, कमेटी बनता है तो सारा रिकॉर्ड रहता है, पूरा आपस में डिस्कस करके होता है, लेकिन बहुत टाइम लगता है। तो इसके बाद देखोगे कि अब जो है नेशनल पॉलिसी लेवल पे आ चुके थे 1985 में। आप ऐसे याद कर लो ना, कि कैसे याद करोगे कि 1985 डेट है नेशनल पॉलिसी का। तो ऐसे याद करो कि जैसे राजीव गांधी का जो फेज था वो 1985 के आसपास ही जो है ना, मतलब एक तो मॉडर्न इंडिया वाला जो फेज है ना, वो 1985 से शुरू होता है ना। मॉडर्न इंडिया जब मतलब कंप्यूटर्स आने लगे, फिर जो है 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स लिया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन वगैरह का। तो उसी के आसपास ही जो है ना लाइब्रेरी साइंस में भी रिफॉर्म्स वगैरह आने लगे। तो कॉर्नवालिस जो है, तो नेशनल पॉलिसी तभी बनेगा, इस तरह से याद कर सकते हो 1985 में। तो कॉर्नवालिस क्या बना, कमिटी ऑन नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंसेज, तो 1985 में। और कोठारी कमीशन कैसे याद करोगे, कोठारी कमीशन ऐसे याद कर लो कि 1962 में जो है तो चाइना से हमारा वॉर हुआ था। और कोठारी कमीशन जो है, सुन के भी थोड़ा लगता है ना अजीब नाम, कोठारी कमीशन बहुत अच्छा कमीशन था। और मैं मतलब कोठारी जिनका भी टाइटल है उनसे कुछ मतलब ऐसा ये नहीं है, मैं नहीं चाहता कोई कुछ बोले इस टाइप से, किसी को बुरा लगे, लेकिन मैं इस तरह से याद करा रहा हूँ कि कोठारी, देखो जैसे बनियान का भी एक जब ब्रांड है कोठारी, तो कोठारी कमीशन इस हिसाब से याद कर लो। तो वो चाइनीज वगैरह का कुछ भी इस टाइप से विजुअलाइज कर लो कि जैसे चाइना इंडिया का लड़ाई हो रहा होगा 1962 में, तो उसके बाद जो है मतलब बहुत दिक्कत हुआ, मतलब चाइनीज़ के भी जो है हम लोग मतलब गंजी फाड़ फाड़ के पीटे इस टाइप से जो है ना। इधर से भी बहुत लोग जैसे शहीद हुए, लेकिन उधर से भी सबका गंजी फाड़ फाड़ के पीटे। तो कौन सा गंजी फाड़े, तो कोठारी गंजी फाड़े होंगे आप, इस टाइप से बस याद कर लो किए होंगे। तो वो कोठारी कमीशन। अब देखो, अब तुम कोठारी कमीशन कहीं भी सुनोगे तो तुम्हें सीधे विजुअलाइज आएगा कोठारी से कोठारी गंजी, कोठारी गंजी। मतलब किस चीज़ के लिए हम लोग विजुअलाइज किए थे कि चाइना जो मतलब आर्मी थी उसको जैसे मतलब गंजी फाड़ फाड़ के जो है, तो बनियान फाड़ फाड़ के उन्हें पीटे थे। तो अच्छा, तो कब हुआ था 1962। अच्छा, कोठारी कमीशन जो है 1964 के आसपास का होगा, ये भी याद हो गया। तो ऐसे देखो मैं सारा डेट आपको याद करा रहा हूँ, है ना, कि आपको दोबारा जो है उससे दिक्कत ना हो। कोठारी कमीशन, उसके बाद देखो कॉर्नवालिस, आपको जब समझ ही गया 1985 के आसपास इंडिया जो है सो आना शुरू हुआ, तो उभरना शुरू हुआ था। तो कॉर्नवालिस जो है ऐसे 1985 का हो गया। अब सीडीसी देखो, तब अब सीडीसी क्या हुआ, करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी।
ये कैसे याद रखोगे? तो देखो 1991 में जो है एलपीजी रिफॉर्म्स लिया गया 1991 में, लिबरलाइजेशन जो है प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का। तो एलपीजी रिफॉर्म्स 1991 में लिया गया, तो उसके बाद जो है इसमें भी रिफॉर्म्स आने शुरू हो गए, ऐसे याद करो। तो 1991 के आसपास ही होगा। तो 1993 में 1993 में जो है करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी जो है सो किया गया। अब करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी 1993 के बाद 2001 में भी एक हुआ। फिर एनकेसी जो है ये याद कर लो 2005 का है, जब जिसके आसपास देखो नेशनल नॉलेज कमीशन है, उसको एनकेसी कहते हैं, नेशनल नॉलेज कमीशन। ये छिप गया है स्कैन करते समय। तो नेशनल नॉलेज कमीशन 2005 के आसपास का है। इसे ऐसे आप याद कर सकते हो कि नेशनल नॉलेज कमीशन, इसमें नॉलेज है, नॉलेज। और उसी टाइम जो है आरटीआई भी जो है 2002-2005 यही के अराउंड आ रहा था, आप याद करोगे, है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन, इससे भी नॉलेज ही मिलेगा। तो ये नेशनल नॉलेज कमीशन जो है आरटीआई के आसपास आया होगा, तो 2005 ऐसे याद कर लो। देखो इसमें क्रोनोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रहा हूँ। क्रोनोलॉजी एग्जाम में यूजीसी नेट में बहुत पूछा जाता है, बहुत। और देखो हंटर कमीशन जो हमने पढ़ा था, फर्स्ट वाला कमीशन, तो अब एक्सप्लेन कर देते हैं, वो मैंने याद करा दिया। हंटर कमीशन क्या है? एडुकेशन कमीशन ऑफ 1882 पढ़े हमने, विलियम हंटर के जो दिया गया था। ये द हंटर कमीशन जो थे लाए थे विलियम हंटर, और उस समय किसका कार्यकाल था? जो जैसे वाइसराय टाइप जो होते थे ना, वो कौन थे? तो जब वाइसराय हो गया और इस टाइप के जो मतलब एक तो ब्रिटेन का मेन आदमी मान लो इंडिया में, तो वो लॉर्ड रिपन के समय हुआ था ये। एजेंडा क्या था? तो पुअर कंडीशन ऑफ लाइब्रेरी इस्टेब्लिश मोर लाइब्रेरी इन स्कूल एंड कॉलेजेस। तो ये था हंटर कमीशन का एजेंडा, तो ये याद कर सकते हो। अब इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 जो है चेयरमैन थॉमस रेले, ये हमने पढ़ा था पहले, रेले कमीशन भी कहते हैं इसको। अपॉइंटेड बाय लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरीज। मन हो तो इसे याद करो, नहीं मन हो मत याद करना, लेकिन ये सब मत भूल जाना ये याद करने के फेरे में, क्योंकि सबका एजेंडा यही है बेसिकली, लाइब्रेरी का को आगे बढ़ाना, है ना। डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरी इंडियन यूनिवर्सिटी, देखो यूनिवर्सिटी कमीशन है, यूनिवर्सिटी एकेडमी जब जब भी आएगा ना तो वो साथ ही आता है मोस्टली, देखो लाइब्रेरी साइंस में, तो ऐसे याद कर सकते हो। हंटर कमीशन में सबसे पहले जो मैंने बताया था कि है ना, स्कूल कॉलेजेस कहीं तो लाइब्रेरी शुरू किया जाएगा, है ना, इसलिए मैंने पहले बताया था। सैडलर कमीशन जो मैंने बताया था, जब स्टार्ट हो गए थे हम, थर्ड वाला कमीशन था ये, कब आया था? 1917 के आसपास में। पहला 82 था, फिर कितना था, 1902 था, उसके बाद 1917 के आसपास था, है ना। तो अब देखो एमी सैडलर, इसके कौन थे? थॉमस रेले, यूनिवर्सिटी कमीशन के। एमी सैडलर ड्यूरिंग लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे, उस समय आया था सैडलर कमीशन। बेटरमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, बेटरमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, बेटरमेंट ऑफ कंडीशन एंड सैलरी ऑफ लाइब्रेरियंस। तो ये सैडलर कमीशन, मैंने तो बोला ना कि इस समय सैड हो गए थे। तो सैड कब होता है आदमी? जब, तभी तो जैसे कि बेटरमेंट वाले सारे ये होंगे, तो ऐसे याद कर लेना। हार्टोग कमेटी जो मैंने बताया था 1929 में, ये जो था सेकेंड लास्ट वाला हार्टोग कमेटी, क्या था? चेयरमैन फिलिप हार्टोग हो गए, एजेंडा हो गए, तो वही है, जब वो हाथ पैर जोड़ के भाई साहब हमें जब पैसा और जो हाथ पैर जोड़ के, तो यही हार्टोग में लार्जर फंड्स एंड ग्रांट्स शुड बी मेड अवेलेबल, है ना। तो ये हार्टोग कमेटी हो गया। अब देखो फैजी कमेटी, फैजी कमेटी जो है लास्ट वाला जो बना था, मैंने याद कराया था प्री इंडिपेंडेंस वाले में, 1939 से 40, वही है। लाइब्रेरी डेवलपमेंट कमेटी भी इसको कहते हैं, वही है। ए फैजी इनके थे, ट्रिपल ए फैजी। गवर्नमेंट बॉम्बे अपॉइंटेड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल लाइब्रेरीज हो गया नाम, तो है ना, वही है सेंट्रल लाइब्रेरी टाइप यूनिवर्सिटी, मतलब गवर्नमेंट ऑफ जो बॉम्बे जो है। सो
आपको जो है मतलब प्रोविंशियल, देखो उस समय ऐसा होता था ना कि मैं कैसे बताऊँ, देखो जैसे सेंट्रल हुआ और प्रोविंशियल हुआ। तो सेंट्रल हुआ कि अभी मान लो इंडिया के लिए पूरा सेंट्रल हुआ, लेकिन उस समय मान लो कि गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे है और भी जैसे 3-4 गवर्नमेंट अलग अलग सब जगह का है, तो उसके लिए सेंट्रल जो हुआ तो प्रोविंस का लाइब्रेरी हुआ, किसी प्रोविंस के लिए सेंट्रल लाइब्रेरी, समझ रहे हो ना? हाँ। अब देखो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, राधा कृष्णन कमेटी जो है 1948 में जो हमने पढ़ा था, तो ये चेयरमैन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, समझ गए, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के, टू डेवलप एकेडमिक लाइब्रेरीज एंड इन्वॉल्व इम्प्रूविंग सजेशंस। तो वही मैंने बताया ना, ये सारे कमीशन लाइब्रेरी से ही रिलेटेड है, सब में एकेडमिक लाइब्रेरी। तो वो पहला वाला जो था स्कूल वाला था, उसके बाद अभी तक आप जितना देखे होगे वो सब जो है ना उसी टाइप का है कि फंड वगैरह से और एकेडमिक लाइब्रेरी से। सातवां, अब देखो लाइब्रेरी कमेटी, जो रंगनाथन कमेटी जो मैंने बताया, फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की लाइब्रेरी का माई बाप, रंगनाथन कमेटी, लाइब्रेरी कमेटी भी कहते हैं इसको, 1957 से 1965। चेयरमैन डॉक्टर एस आर रंगनाथन। रिपोर्ट टाइटल, रिपोर्ट का क्या टाइटल था इसका, डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरी। कहा ना मैंने, वही सब ज़्यादातर वही रहेगा आपको। इन्वॉल्व सजेशन फॉर बेटरमेंट ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरीज एंड ट्रेनिंग ऑफ प्रोफेशनल लाइब्रेरियंस एंड LIS रिसर्च। वही है, और ज़्यादा एक्सपैंड करना कि LIS में भी लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस, LIS कहीं पर लिखा हो तो उसका मान लो फुल फॉर्म लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस होता है। तो उसके रिसर्च को आगे बढ़ाना, फिर जो है उसके जो है मतलब प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग करना, ये सब जो है इसमें और ज़्यादा इन्वॉल्व था। अब एडवाइजरी कमेटी जो है, सो सिन्हा कमेटी भी कहते हैं इसको, 1958 से 59 के बीच में था। तो चेयरमैन हुए इसके KP सिन्हा, अपॉइंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो समझ गए, ये आप याद कर लेना, KP सिन्हा जो है इनके चेयरमैन थे। सिन्हा कमेटी भी कहते हैं एडवाइजरी कमेटी को, 1958-59 में। अपॉइंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट की थी। एजेंडा टू डेवलप, आप ये चीज़ पे ध्यान दिए, जो यहाँ पे जैसे प्रोविंस वाला हुआ करता था आज़ादी से पहले, वो आप जो देखोगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे आ गया होगा, है ना? तो वही KP सिन्हा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एजेंडा क्या था, टू डेवलप पब्लिक लाइब्रेरीज एंड डिस्कशन रिलेटेड टू लाइब्रेरी फ्यूचर, वही बात। और देखो कोठारी कमीशन जो है, कैसे मैंने याद दिलाया था, 1962 वाले वॉर से, कोठारी बनियान से या चाइनीज़ को सब पकड़ पकड़ के पीटे, तो उस टाइप से कोठारी कमीशन कब था वो, 1962 से 2 साल बाद 64। चेयरमैन दौलत सिंह कोठारी। टू प्रोवाइड पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस, टू प्रोवाइड पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तो कोठारी कमीशन जो हो गया, तो दौलत सिंह कोठारी जो चेयरमैन है इनके अंदर हुआ, बाई पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। यही डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन जो है उसके लिए पॉलिसी और गाइडलाइन। कौन पॉलिसी मैंने बताया था, क्या बताया था, कमेटी ऑन नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन सिस्टम, कौन पॉलिसी था। तो ये 1985-86, तो नेशनल, ये मैंने याद कराया था कि जब इंडिया रियल में डेवलप होना शुरू हुआ उस समय का, ये DP चट्टोपाध्याय के नाम से है कौन पॉलिस, ये याद कर लो, DP चट्टोपाध्याय बंगाली जी थे उन्होंने। टू प्रोमोट हायर एजुकेशन एंड रिसर्च इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस विच इज अंडरटेकन बाई अ नेशनल सेंटर। वही समझिए, रिसर्च लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे देखोगे तो इंफॉर्मेशन सिस्टम भी आने लगा, इंफॉर्मेशन साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस, क्योंकि उस समय कंप्यूटर्स भी अच्छे से आने लगे थे। तो ये DP चट्टोपाध्याय के अंदर हुआ था कौन पॉलिसी, याद कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो मैंने सारे हैं, एक भी ऐसा चीज़ नहीं मैंने अभी तक बताया होगा आपको भी लग रहा हो जो इम्पोर्टेंट नहीं हो। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो आप जो कमेंट्स में कुछ 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 लिखते रहना, अच्छा लगता है ना, अगर अच्छा लगे तो। अब देखो CDC
करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी जो था, मैंने बताया था 1993 के आसपास हुआ था, जो एलपीजी रिफॉर्म जिस समय लिए जा रहे थे, करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी। तो ये हो गया चेयरमैन पीएन कोला। पीएन कोला जी चेयरमैन थे इसके। टाइटल है रिपोर्ट ऑफ द करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। वही है, टू रिवाइज लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिलेबस पॉलिसी वर्कशॉप इंटर्नशिप एक्सेट्रा। वही है, टू रिवाइज लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिलेबस पॉलिसी वर्कशॉप इंटर्नशिप। वही है। फिर करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी 2 भी लाया गया था, 10 साल बाद वैसे आना चाहिए था, 2000 से 2001 में। CR करिसिटिप्पा जो है वो चेयरमैन थे। सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। इंट्रोड्यूस ICT इन सिलेबस, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वही 2000 से 2001 के बीच में। तो ये भी याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी जो है उस समय जो है पहली बार इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है सो लाइब्रेरी साइंस में लाया गया। और अब देखोगे तो आप लाइब्रेरी साइंस में जो है तो इतना ज़्यादा केवल डेटा 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 इन्फॉर्मेशन यही सब दिखता है, पूरा सर्वर से लेके लाइब्रेरी नेटवर्क। अब लाइब्रेरी साइंस नहीं रह गया लगता है, ये पूरा कंप्यूटर बेस्ड जो है सो इंफॉर्मेशन साइंस बन चुका है। तो मैं फिर से बताना चाहूँगा, ये जो सारे 75 पेज के मेरे टोटल नोट्स होंगे, इसमें मैंने पूरा सिलेबस जो पूछा जाता है KVS NBS DSSP वगैरह में, उसको मैंने कोशिश किया है एक जगह पॉइंट वाइज ऐसे लिखने का। तो अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं केवल 101 रुपये में ही, मैं ज़्यादा चार्ज ऐसे कोई 1000-2000 नहीं करना चाहता, 101 रुपये में ही आपको PDF भेज दूँगा तीनों बाई मेल। आप UPI से पेमेंट कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो इसके लिए। और मैंने जो है पूरा सिलेबस जो है वो पॉइंट्स में अच्छे से स्लाइड्स में, ऐसे हैंड रिटन नहीं, स्लाइड्स में मैंने बनाया है, जिसके मैं वीडियोज़ भी फ्यूचर में लाऊंगा 3-4 महीने के अंदर। और वो 300 350 का स्लाइड्स है, मतलब इतने इतने स्लाइड्स का। और बहुत अच्छा मतलब स्लाइड लगेगा आपको देख के भी पढ़ के भी। तो वो ऐसे 10 स्लाइड है, मतलब 3500 स्लाइड के आसपास होंगे, 3500 से 3000 के आसपास। और वो मैं ज़्यादा नहीं चार्ज करना चाहता हूँ, 501 जो है आप दे सकते हो। आप वो स्लाइड ले सकते हो, तब तक कोई आपका तैयारी करना हो, रिवीजन नोट्स हो, वैसे भी कर सकते हो। और मैं उसके भी वीडियोज़ लाऊंगा तो आपके रिवीजन नोट्स का भी काम करेगा। तो अगर आपको चाहिए हो तो हमसे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। और मैं इसका और भी पूरा वीडियो लेक्चर लाऊंगा, तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और कैसे भी आप लाइब्रेरी साइंस से जुड़े हुए हैं तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।